Hello guys, this is Kishore. Welcome to Advanced Nursing Classes. Today we will discuss about हेमोफीलिया. ये एक हेमाटोलॉजिकल डिजॉर्डर है. ठीक है, इससे प्रीवियस क्लासेस में भी हम 2-3 हेमाटोलॉजिकल डिजॉर्डर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. तो जो भी कैंडिडेट और स्टूडेंट्स वो वीडियो को नहीं देखे हैं वो प्लीज़ वो वीडियो को देखिए ताकि आगे चल के जो भी हम पढ़ेंगे यहाँ से वो समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, तो चलिए देखते हैं हेमोफीलिया क्या है. तो फर्स्ट देखेंगे हम इसका डेफिनेशन. तो डेफिनेशन क्या कहता है, ये एक ब्लीडिंग डिजॉर्डर है जिसमें ब्लड में क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी के कारण ब्लड का क्लोटिंग एबिलिटी कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है. ठीक है, ये एक ब्लीडिंग डिजॉर्डर है जिसमें क्या होता है, ब्लड में क्लोटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी के कारण ब्लड का क्लोटिंग एबिलिटी रिड्यूस हो जाता है. या तो क्लोटिंग फैक्टर एब्सेंस रहता है या तो ठीक से सिंथेसिस नहीं हो पाता. ठीक है, इसीलिए ये डिजीज कंडीशन देखने को मिलता है. तो फिर देखेंगे हम इसका टाइप्स. तो इसमें 2 टाइप्स के क्लोटिंग फैक्टर मेनली अफेक्टेड होते हैं. फर्स्ट वन इज हेमोफीलिया ए जिसको हम क्लासिक हेमोफीलिया भी बोलते हैं, एंड द सेकंड पॉइंट इज हेमोफीलिया बी जिसको हम क्रिस्मस फैक्टर भी बोलते हैं. तो ये हेमोफीलिया ए कौन सी नंबर का क्लोटिंग फैक्टर है, ये है फैक्टर 8th. एंड हेमोफीलिया बी और क्रिस्मस फैक्टर इसका नंबर क्या है, ये है फैक्टर नंबर 9th. ओके, तो यही वो 2 क्लोटिंग फैक्टर है जो कॉमनली इस डिजॉर्डर में क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं. मेनली इन्हीं के डेफिशिएंसी के कारण, इन्हीं के एबनॉर्मलिटीज के कारण ये डिजीज कंडीशन देखने को मिलता है हमें. ओके, तो ये रहा टेबल आपके स्क्रीन में. ये कौन सी टेबल है, ये है क्लोटिंग फैक्टर्स विथ नंबर एंड नेम्स. ओके, इसको आपको ठीक से प्रैक्टिस करना है, ये एग्जाम में बार बार आते रहते हैं. ओके, उसके बाद हम देखेंगे एटियोलॉजी. तो एटियोलॉजी क्या है, क्यों ये डिजीज कंडीशन देखने को मिलता है. ओके, फर्स्ट वन इज मालिग्नेंसी. ठीक है, मालिग्नेंसी की कंडीशन अगर देखने को मिलेगा मेनली कहाँ पे, लीवर में. हमको पता है हमारा जो क्लोटिंग फैक्टर प्रोड्यूस होते हैं और सिंथेसिस होते हैं किस में होते हैं, ये लीवर में होते हैं. अगर लीवर में कोई मैलिग्नेंसी की कंडीशन देखने को मिलेगा तो ये क्लोटिंग फैक्टर वहाँ में सिंथेसिस नहीं हो पाएंगे और ब्लड में इसके अबनॉर्मलिटी के कारण, इसके डिफिशियंसी के कारण क्या होगा, ये ब्लीडिंग डिजॉर्डर देखने को मिलेगा. ब्लड का जो क्लोटिंग एबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगा. देन आता है जीन म्यूटेशन. जीन म्यूटेशन क्या है, मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूँ. ठीक है, आप जाके प्रीवियस की वो क्लास को देखें, प्रीवियस की वो वीडियो को अटेंड करिए. ठीक है, देन जीन म्यूटेशन के कारण ये होता है. तो जीन म्यूटेशन में होता क्या है, हमारा जो क्रोमोजोम एक्स है, क्रोमोजोम एक्स में म्यूटेशन के कारण, एबनॉर्मलिटीज के कारण ये देखने को मिलता है. इसीलिए ये डिजीज क्या होता है, मेल बेबी को ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू फीमेल बेबी. ओके, देन हम देखेंगे इसका साइन एंड सिम्टम्स. क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स इस डिजीज कंडीशन में देखने को मिलता है. द फर्स्ट पॉइंट इज एबनॉर्मल ब्लीडिंग रिलेटेड टू ट्रोमा एंड सर्जरी. अगर कोई ट्रोमा की कंडीशन अपीयर होगा या सर्जरी परफॉर्म किया जाएगा तब भी ये कंडीशन देखने को मिलेगा, ब्लीडिंग, प्रोलंग ब्लीडिंग होगा. ओके, क्योंकि इसमें क्लोटिंग फैक्टर की एब्सेंसी है, क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी है. तो अगर कोई ट्रोमा की कंडीशन या सर्जरी देखने को मिलता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग देखने को मिलेगा, ब्लड क्लॉट नहीं कर पाएगा. देन आता है एपिस्टैक्सिस, नोज ब्लीडिंग जिसको बोलते हैं, एपिस्टैक्सिस देखने को मिलेगा. और क्या, जॉइंट ब्लीडिंग. जॉइंट अगर ब्लीडिंग होगा जॉइंट में तो क्या देखने को मिलेगा, उसमें टेंडरनेस, स्वेलिंग एंड लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन. उसका मूवमेंट में एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलेगा. वो नॉर्मल तरीके से, जैसे एक नॉर्मल जॉइंट का मूवमेंट होता है वैसे एक अफेक्टेड जॉइंट, हेमोफीलिया में अफेक्टेड जॉइंट का मूवमेंट ऐसे नहीं हो पाएगा, नॉर्मल मूवमेंट की तरीके से नहीं हो पाएगा. ठीक है, देन देखेंगे हम इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. क्या क्या एग्जामिनेशन हम इसमें करते हैं. ओके, द फर्स्ट पॉइंट इज पीटीटी, पार्शियल थर्मोप्लास्टिन टाइम. ठीक है, इसको और क्या बोला जाता था, काओलिन सेफालिन क्लोटिंग टाइम भी बोला जाता था पास्ट में. क्यों, इस पीटीटी में क्या होता था, काओलिन और सेफालिन नाम का 2 मॉलिक्यूल यूज किया जाता था इस टेस्ट में, इसीलिए इसको काओलिन सेफालिन क्लोटिंग टाइम भी बोला जाता था. लेकिन अभी प्रेजेंट में
ये नाम से कोई बुलाता नहीं है इसको, ठीक है। तो इसका जो नॉर्मल टाइमिंग रेंज क्या है, 25 सेकंड से लेकर 35 सेकंड तक है, ओके। देन सेकंड पॉइंट इज पीटी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, और प्रो टाइम आईएनआर और पीटी स्लैश आईएनआर भी बोला जाता है। तो आईएनआर क्या है, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो, ओके, जिसका नॉर्मल वैल्यू क्या है 0.8 से लेके 1.1 तक है। तो आईएनआर को कैसे फाउंड किया जाएगा, ये आपके सामने क्या है, फॉर्मूला है, ओके। इसको आपको प्रैक्टिस करना है और याद करके रखना है, ये एग्जाम में आते रहते हैं, आपको किसी ना किसी एग्जाम में ये देखने को मिल जाएगा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो। तो आईएनआर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, पेशेंट्स का थ्रोम्बिन टाइम जो होता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ओके, पेशेंट का प्रोथ्रोम्बिन टाइम डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम वैल्यू, ठीक है। तो पेशेंट का, हमारे पास अगर एक पेशेंट है तो उसका पीटी का वैल्यू क्या है डिवाइडेड बाय नॉर्मल पीटी वैल्यू क्या होता है, एंड इनटू आईएसआई, इंटरनेशनल सेंसिटिविटी इंडेक्स, ठीक है। इसका वैल्यू क्या है, इसका रेशियो है 1.3 से लेकर 1.5, ओके। तो पेशेंट का पीटी वैल्यू डिवाइडेड बाय नॉर्मल पीटी वैल्यू क्या होता है इनटू आईएसआई। इतना करने से क्या निकलेगा हमारा, आईएनआर का वैल्यू निकल सकता है, ओके। देन हम क्या करेंगे, ब्लीडिंग टाइम, ओके, जिसका नॉर्मल टाइम रेंज क्या होता है 1 से लेके 9 मिनट तक। देन थ्रोम्बिन क्लॉटिंग टाइम, ओके, टीसीटी जिसको बोलते हैं, उसका क्या है रेंज, टाइम रेंज 12 से लेके 15 सेकेंड, ओके। देन परक्यूटेनियस अम्बिलिकल कॉर्ड सैम्पलिंग, जिसको हम कॉर्डोसेंटेसिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो बेबी का अम्बिलिकल कॉर्ड होता है उसमें ब्लड सैंपल कलेक्ट करके हम टेस्ट के लिए भेजते हैं, ताकि बेबी में कोई एबनॉर्मेलिटीज है या नहीं, उससे भी हम ये हेमोफीलिया की कंडीशन को पता लगा सकते हैं, ओके। तो ये रहा कुछ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो कि एग्जामिनेशन हम परफॉर्म करते हैं हेमोफीलिया की कंडीशन में, ओके। देन उसके बाद देखेंगे हम उसका मैनेजमेंट, कि हम हेमोफीलिया की कंडीशन में क्या मैनेजमेंट करते हैं। द फर्स्ट वन इज मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या देखेंगे, रिप्लेसमेंट ऑफ मिसिंग क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट एंड फर्स्ट प्रायोरिटी। क्या होगा इसमें, अगर कोई क्लॉटिंग फैक्टर का एब्सेंसी है, डिफिशियंसी है, तो उसका रिप्लेसमेंट करेंगे हम। देन सेकंड पॉइंट इज एनाल्जेसिक, हम उसको एनाल्जेसिक देंगे। आपको सबको पता है एनाल्जेसिक क्यों देते हैं, टू रिलीव पेन। फॉर एग्जांपल मैं दूं तो एसिडोमेनेफेन और एनएसएआईडी, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ये सब देंगे हम पेन के लिए, ओके। देन देंगे हम क्या, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्यों देंगे, यूज टू कंट्रोल थ्रोम्बोसाइटोपेनिक ब्लीडिंग, ओके। थ्रोम्बोसाइटोपेनिक ब्लीडिंग क्या होता है, ये जो प्लेटलेट की डेफिशिएंसी में ब्लीडिंग होगा, ठीक है, तो प्रोलंग्ड ब्लीडिंग को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्या दिया जाता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हम प्रोवाइड करेंगे। इसमें एक चीज़ आपको कंफर्म हो जाना है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड से ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन उसको क्या क्योर नहीं कर सकते हम हेमोफीलिया की कंडीशन में, ओके। तो उसके बाद हम क्या देंगे, DDAVP स्टैंड्स फॉर 1-deamino-8-D आर्जिनिन भासोप्रेसिन, ओके। सो DDAVP हम क्यों देते हैं इसको, ये भासोप्रेसिन का एक सिंथेटिक फॉर्म है, ठीक है, जिसको हम फैक्टर 8, जिसको हम बोलते हैं क्लासिक हेमोफीलिया और हेमोफीलिया ए, ठीक है। फैक्टर 8 की एक्शन को, फैक्टर 8 की फंक्शन को रिज्यूम करने के लिए या उसका सिंथेसिस को इंक्रीज करने के लिए हम ये DDAVP और 1-deamino-8-D आर्जिनिन भासोप्रेसिन इसको एडमिनिस्टर करते हैं, ओके। तो ये रहा हमारा मेडिकल मैनेजमेंट। देन देखेंगे हम सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम देखेंगे जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो सर्जन एडवाइस करेंगे तो हम जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी उसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, फिजिशियन और सर्जन के ऊपर डिपेंड करता है, ओके। देन हम देखेंगे इसका नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे, इसमें
मॉनिटर फॉर ब्लीडिंग एंड मेंटेन ब्लीडिंग प्रिकॉशन, ठीक है, अगर ब्लीडिंग हो रहा है या नहीं, अगर हो रहा है तो उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, वो एक रूटीनली केयर प्लान बना के हम उसको फॉलो करना है। देन प्रिपेयर द क्लाइंट टू एडमिनिस्टर फैक्टर 8 कंसंट्रेशन, ठीक है, उसमें अगर फिजिशियन या सर्जन कोई क्या किए हैं, प्रेस्क्राइब किए हैं कि इसको फैक्टर 8 एडमिनिस्टर करना है, तो क्लाइंट को हम प्रिपेयर करेंगे एडमिनिस्टर करने के लिए। ओके, देन आता है सेकंड, नेक्स्ट पॉइंट इज मॉनिटर फॉर जॉइंट पेन। अगर पेशेंट का जॉइंट में पेन हो रहा है, ठीक है, उसको हम मॉनिटर करेंगे। देन क्या करेंगे, इफ पेन प्रेजेंट्स, देन क्या करेंगे, उसका जो एक्सट्रीमिटी है, जो भी एक्सट्रीमिटीज में जॉइंट में पेन हो रहा होगा, वो एक्सट्रीमिटीज़ को हम क्या करेंगे, इमोबिलाइज करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसका मूवमेंट होगा तो उसमें इन्फ्लामेशन की कंडीशन और देखने को मिल सकता है, पेन इंक्रीज कर सकता है। ओके, देन असेस न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, पेशेंट की न्यूरोलॉजिकल स्टेटस असेस करेंगे। मॉनिटर फॉर हेमाचुरिया, ठीक है, हेमाचुरिया की कंडीशन को असेस करेंगे। हेमाचुरिया मीन्स ब्लड इन यूरिन। ओके, देन अप्लाई आइस ऑन पेनफुल जॉइंट्स, और क्या करेंगे, उसके जॉइंट्स में जो पेन हो रहा होगा, जिस जॉइंट्स में पेन हो रहा होगा उसमें क्या करेंगे, हम आइस अप्लाई करेंगे। इफ सुपरफिशियल ब्लीडिंग प्रेजेंट, अप्लाई प्रेशर पर 50 मिनट्स टू कंट्रोल, ठीक है, अगर गिर गया है कहीं पे या सुपरफिशियली कोई कट पंक्चर हो गया है तो क्या करेंगे, हम उसमें 15 मिनट्स तक प्रेशर अप्लाई करेंगे, उसमें प्रेशर करके रखेंगे हाथ में। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अवॉइड कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, ठीक है, हम क्लाइंट को क्या बोलेंगे, क्लाइंट और उसका फैमिली मेम्बर, अगर क्लाइंट समझ पाएगा बात को, वो उसका एज हो गया होगा बात को समझने के लिए, तो उसको बोलेंगे, अदरवाइज उसके फैमिली मेम्बर को बोलेंगे कि बच्चे को या क्लाइंट को, पेशेंट को क्या करें, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट से दूर रखें। क्योंकि ये हेमोफीलिया ब्लीडिंग डिजॉर्डर है, ठीक है, अगर कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स खेलेगा, मतलब इधर उधर दौड़ना, फुटबॉल खेलना, ठीक है, वॉलीबॉल खेलना, ये सब, कबड्डी, ये सब खेलने के लिए अगर वो जाएगा और कहीं पे गिर जाए तो उसका ब्लीडिंग होगा और ब्लीडिंग बंद नहीं होगा, ठीक है, तो इसीलिए कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स को अवॉइड करेंगे इस मामले में हम, ठीक है, इस डिजीज कंडीशन में कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स को अवॉइड किया जाएगा। ओके, तो उसमें और एक चीज़ मैं बता दूं आपको नर्सिंग मैनेजमेंट में, कि अगर बाईसाइकिलिंग वगैरह करता है या स्केटिंग वगैरह करता है चाइल्ड, तो उसमें क्या करेगा, वो नी पैड, हेलमेट, ये सब पहन के बाईसाइकिलिंग करेगा। ओके, तो यहाँ पे आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, हेमोफीलिया। ओके, तो आप टॉपिक को ठीक से देखें और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते रहते हैं उसको भी आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं इस टॉपिक से जो कि आपको प्रैक्टिस करना है। इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन आप खुद प्रिपेयर करके सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इंस्ट्रक्शन ए नर्स शुड सजेस्ट टू द पेरेंट्स ऑफ ए चाइल्ड विथ हेमोफीलिया रिगार्डिंग हिज स्पोर्ट्स एक्टिविटी। अभी मैं आपको बता रहा था कि उसको कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज ए नर्स शुड कंसंट्रेट ऑन व्हिच लैबोरेटरी वैल्यू ऑफ ए चाइल्ड विथ हेमोफीलिया। ओके, तो अगर एक बेबी को, एक चाइल्ड को हेमोफीलिया है तो क्या करेगा वो, नर्स को कौन डायग्नोस्टिक, अगर उसका ब्लड एग्जामिनेशन हुआ है तो कौन सी वैल्यू के ऊपर उसको ज़्यादा कंसंट्रेशन देना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज ए चाइल्ड विथ हेमोफीलिया ए हैज फॉलन डाउन एंड गॉट ए एब्रेजन ऑन हिज हैंड, व्हिच मेडिकेशन ए नर्स शुड एडमिनिस्टर इन प्रायोरिटी बेसिस। ओके, क्या कहता है क्वेश्चन कि एक चाइल्ड है, वो गिर गया है, उसका एब्रेजन आ गया है हाथ में, तो नर्स को पहले, अगर वो हॉस्पिटल आता है और नर्स को उसमें क्या, कौन सी मेडिकेशन फर्स्ट देना है, डॉक्टर से डिस्कस करने के बाद। ये चीज़ आप याद रखिए कि मेडिसिन प्रेस्क्राइब करना काम हमारा नहीं है, ठीक है। एक नर्स का काम मेडिसिन प्रेस्क्राइब करना नहीं है, फिजिशियन के साथ कांटेक्ट करेगा,
पेशेंट, उसके बाद फिजिशियन जो हमको प्रेस्क्राइब करेंगे, जो एडवाइस देंगे, उस बेसिस पे हम ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है। आप उसके बाद हम देखेंगे व्हाट मेडिकेशन ए नर्स शुड प्रोवाइड टू इंक्रीज द फंक्शन ऑफ फैक्टर 8 टू ए पेशेंट विथ हेमोफीलिया। ठीक है। तो यह भी हम आपको बता रहे थे कि DDAVP हम एडमिनिस्टर करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें DDAVP क्या करता है, ये फैक्टर 8 की फंक्शन को, फैक्टर 8 के एक्शन को रिज्यूम करता है और उसको सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। आगे हम और भी सिस्टमेटिक वाइज जो भी डिजॉर्डर है उसको हम कवर करेंगे। ओके गाइज, थैंक यू।